हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज सेकंड के बारे में। और ये टेस्ट सीरीज आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, चाहे वो यूके पीएससी का एग्जाम हो या यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो। इसमें कुछ प्रश्न परीक्षावाणी से लूंगा मैं, कुछ प्रश्न अन्य बुकों से लिए जाएंगे और वही प्रश्न लिए जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। फालतू के प्रश्नों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड के साथ साथ एक दो प्रश्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से भी यहाँ पे कभी कभी ले लूंगा मैं, जैसे कि आज की टेस्ट सीरीज में लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे न्यूवे चैपल का युद्ध कब हुआ था। तो न्यूवे चैपल का युद्ध 10 से 13 मार्च 1915 का हुआ था। और ये न्यूवे चैपल नामक जो स्थान है ये उत्तरी फ्रांस में पड़ता है। तो हो सकता है कि कई अभ्यर्थियों ने ये प्रश्न अभी तक ना सुना हो, लेकिन लेक्चरर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। और पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था कि वीर गब्बर सिंह जो नेगी हैं, वीर गब्बर सिंह की जो मृत्यु हुई वो किस युद्ध में हुई थी। तो वीर गब्बर सिंह की मृत्यु किस में हुई थी? न्यू वे चैपल युद्ध में हुई थी। और ये 10 से 13 मार्च 1915 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो न्यू वे चैपल युद्ध का संबंध किससे है? वीर गब्बर सिंह नेगी से। और इसी युद्ध में ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे वीर गब्बर सिंह नेगी। तो वीर गब्बर सिंह नेगी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 21 अप्रैल 1895 को 21 अप्रैल 1895 को कहाँ हुआ था? चंबा में हुआ था। तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ न्यूवे चैपल के युद्ध के साथ साथ एक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, रेजांग ला का युद्ध। ये भी आपको पता होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस युद्ध का संबंध किससे है और ये युद्ध कब हुआ था। जिनको नहीं पता, अगले वीडियो में आपको डिटेल से इस युद्ध के बारे में फिर बता दूंगा। तो न्यूवे चैपल का युद्ध आपको ध्यान रखना है, 10 से 13 मार्च उत्तरी फ्रांस में ये स्थान पड़ता है। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि न्यूवे चैपल युद्ध का युद्ध संबंध गब्बर सिंह नेगी से है। और गब्बर सिंह नेगी का जन्म आपको ध्यान रखना है। और गब्बर सिंह नेगी की मृत्यु कब हुई है? 10 मार्च 1915 को। ध्यान रखेंगे, 10 मार्च 1915 में शहीद हो गए थे गब्बर सिंह नेगी। और उनकी याद में इसलिए चंबा में एक स्मारक बनाया गया वर्ष 1925 में। तो गब्बर सिंह नेगी की याद में चंबा में वो स्मारक कब बनाया गया? 1925 में। ये सभी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। दुनिया का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। और यह उत्तराखंड के कहाँ पे स्थापित किया गया? नैनीताल के देवस्थल में ये स्थापित इसको किया गया है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड में होने वाली नई घटनाओं पर नजर रख सकेगा। खगोल वैज्ञानिकों ने देवस्थल में 4 मीटर व्यास वाली पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली है। और इसमें किन किन देशों ने योगदान दिया है भारत का? कनाडा हो गया, बेल्जियम, पोलैंड और उज्बेकिस्तान। तो इन 4 देशों ने क्या किया? सहायता करी है भारत को। सभी देशों की संयुक्त परियोजना की लागत लगभग 50 करोड़ के आसपास बताई गई है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन हेतु प्रयोग होती है। लेंस में मरकरी उपयोग होने से यह दर्पण की तर्ज पर काम करता है। बता दें कि इससे टकराकर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी तारामंडल या समूहों पर 5 साल तक नज़र रखी जाती है। इससे ब्रह्मांड को और नज़दीक से जानने का हमें अवसर मिलेगा। लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के कहाँ पर? नैनीताल के देवस्थल में इसको स्थापित किया गया है। व्यास कितना इसका? 4 मीटर व्यास है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और किन देशों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड व उज्बेकिस्तान ने। और संयुक्त परियोजना है तो इसकी लागत 50 करोड़ के आसपास। ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा किसके द्वारा खोली गई? तो मोहन सिंह मेहता के द्वारा कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा खोली गई। और ये प्रश्न आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। तो जितने भी एग्जाम है दोस्तों आपके आने वाले, कोई भी, चाहे यूके पीएससी की बात करूं या यूके ट्रिपल एससी की बात करूं, तो परीक्षावाणी पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। देखिए होता क्या है, साल भर में आयोग क्या करता है, यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी जो भी हैं, जितने भी हैं, मान लीजिए 7 से 8 पेपर करवाते हैं। 7 से 8 पेपर में क्या होता है कि 5 से 6 पेपर ऐसे हैं जहां पर परीक्षावाणी से 25 से 27 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अभ्यर्थियों का विश्वास बना रहता है परीक्षावाणी के ऊपर। और मान लीजिए एक लास्ट पेपर करवाया आयोग ने, या बीच में कोई भी ऐसा पेपर करवा दिया जिसमें परीक्षावाणी से मात्र 8 से 10 या 12 प्रश्न, 15 प्रश्न देखने को मिले, तो वहाँ पे अभ्यर्थियों का विश्वास हटने लगता है परीक्षावाणी से। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, जो नए अभ्यर्थी हैं वो इधर उधर भटकने लगते हैं और दुनिया भर की तमाम किताबें वो खरीदने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक पेपर में मान लीजिए कोई पेपर है उसमें 12 से 14 प्रश्न ही आपको देखने को मिलते हैं परीक्षावाणी से, आने वाले एग्जाम में जरूरी नहीं कि 12 से 14 ही देखने को मिलेंगे। तो फिक्स कुछ नहीं है ज़िंदगी में,
टेम्पररी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आप अगर सोच लेंगे दिमाग में तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये मत सोचिए कि परीक्षा वाणी आप बिल्कुल किनारे कर देंगे। तो परीक्षा वाणी सबसे पहली बुक वही है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि परीक्षा वाणी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप दूसरी बुक्स की तरफ जाएँ, चाहे वो नए अभ्यर्थी हों या पुराने अभ्यर्थी हों। जब तक आप एक बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ लेते हैं, आप दूसरी बुक्स की तरफ जाएंगे, आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा मोहन सिंह मेहता के द्वारा खोली गई, और मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो मोहन सिंह मेहता का जो ये प्रश्न है तो काफ़ी लोगों को याद होगा कि जो यहाँ पे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जन्म इनका कहाँ हुआ था? बागेश्वर में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, जन्म बागेश्वर में हुआ था, वर्ष था 1897। तो ये चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है। अगर आप पुराने पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, वहाँ पे पुराने पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, उत्तराखंड 360, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। नीर प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो नीर प्रपात ऋषिकेश में स्थित है। परीक्षावाणी में प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ऋषिकेश में आपको एक हिमशैल जलप्रपात भी ध्यान रखना है। हिमशैल जलप्रपात ध्यान रखना है। कौन सा? हिमशैल जलप्रपात। तो नीर प्रपात कहाँ स्थित है? देखिए, जब आप ऋषिकेश से कहाँ की तरफ जाएंगे, श्रीनगर की तरफ जाएंगे, तो देखिए बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, नीर प्रपात के लिए रास्ता लगा रहता है। तो ध्यान रखेंगे, नीर प्रपात ऋषिकेश में महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। जमरानी बांध परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो 26 फरवरी 1976 को ND तिवारी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। नारायण दत्त तिवारी उस समय क्या थे? उत्तर प्रदेश के CM और केंद्रीय सिंचाई मंत्री भी थे। हरुंता बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो हरुंता बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सीधे वन लाइनर में ध्यान रखेंगे, हरुंता बुग्याल उत्तरकाशी। दुर्गाकोट चोटी कहाँ पर स्थित है? दुर्गाकोट चोटी है सुंदरढूंगा बागेश्वर में स्थित है। और हाल ही में चोटी काई मेरी चर्चाओं में रही है, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट ने चोटी फतेह की है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि कुमाऊं रेजिमेंट ने दुर्गाकोट चोटी को फतेह कर लिया। ये चोटी सुंदरढूंगा बागेश्वर में स्थित है। चौरंगी खाल के पास कौन सा ताल स्थित है? तो चौरंगी खाल के पास नचिकेता ताल स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। और चौरंगी खाल नामक जगह भी फिर उत्तरकाशी में ही हो गई। तो चौरंगी खाल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और नचिकेता ताल ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है कि उत्तरकाशी जनपद ना दे के चौरंगी खाल नामक स्थान का नाम दे दे, तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नचिकेता ताल चौरंगी खाल के पास में स्थित है। 9वां प्रश्न है यहाँ पर कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय इतिहास से, प्राचीन इतिहास आपने पढ़ा होगा। चालुक्य वंश का एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड, तो उससे संबंध है इस ऐहोल अभिलेख का। तो याद कर सकते हैं आप, होल से का मतलब होता है छेद, और पुल का मतलब, पुल या समझ लीजिए कि पुल में क्या होते हैं? छेद होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं। होल मतलब छेद मान लीजिए आप। तो पुल में क्या है? छेद हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये ऐहोल अभिलेख, क्योंकि इस अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। इस बात की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश का राजा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाफिंग जैकास किस पक्षी को कहा जाता है? तो लाफिंग जैकास कहा जाता है कोकाबर्रा पक्षी को। ठीक है, किसको कहा जाता है? कोकाबर्रा पक्षी को लाफिंग जैकास कहा जाता है। और ये पक्षी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे पाया जाता है, और खासकर जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है। इस पक्षी को क्या कहा जाता है? लाफिंग जैकास कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के प्रमुख पक्षी और कौन से हो गए? एक एमू पक्षी भी आपने सुना होगा। तो एमू पक्षी भी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये कोकाबर्रा पक्षी क्यों प्रसिद्ध है? देखिए थोड़ा सा, देखिए क्या है, ये छोटे छोटे जहरीले सांपों को भी खा देता है। छोटे छोटे जहरीले सांपों को भी ये खा देता है। और इसकी हंसी कुछ एकदम अलग टाइप की होती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे एक दैत्य टाइप की हंसी, मतलब राक्षसों जैसी एक हंसी इसका ऐसा माना गया है। पैशाचिक हंसी माना गया है इसको, जो पैशाचिक हंसी टाइप का पक्षी है। तो लाफिंग जैकास इसको कहा जाता है। और ये कोकाबर्रा है, ध्यान रखेंगे आप। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, वो कौन सा देश है? तो तुर्की एक ऐसा देश है। ठीक है, हाल ही में क्या किया है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तुर्की ने अपना ऑफिशियल नाम बदलने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की का नाम बदलने के लिए अनुरोध को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम तुर्कीये कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तुर्कीये कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया है तुर्की ने? देखिए, नाम चेंज करने के पीछे क्या कारण है?
तुर्की को अंग्रेजी में टर्की कहा जाता है। टर्की का मतलब मूर्ख यानी कि बेवकूफ़ फूल होता है। यही नहीं, इस शब्द का इस्तेमाल नाकामी के तौर पर भी किया जाता है। बता दें कि टर्की एक पक्षी का भी नाम है। इसे पश्चिमी देशों में खाया जाता है। इस कारण तुर्की को हीन भावना का सामना करना पड़ता था और कई बार गलतफहमी भी हो जाती थी। इसलिए तुर्की ने क्या किया, अपना नाम बदलने का फैसला किया और तुर्की अब उसका नाम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की को अब तुर्की नाम कर दिया गया है। इससे पहले भी देखें हम, अन्य भी देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। नीदरलैंड ने विश्व में अपनी छवि को आसान बनाने हेतु हॉलैंड नाम हटा दिया है। तो प्रश्न देखिए, यहाँ से आपको कई चीज़ें क्लियर होती है। नीदरलैंड का प्राचीन जो पहला नाम क्या था, हॉलैंड नाम से उनको जानते थे। इसके अतिरिक्त मैसेडोनिया ने अपना नाम क्या कर दिया, उत्तरी मैसेडोनिया कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे, मैसेडोनिया का नया नाम क्या है, उत्तरी मैसेडोनिया है। फारस ने साल 1935 में अपना नाम बदलकर ईरान कर लिया था। तो ईरान का प्राचीन नाम क्या हो गया, फिर फारस हो गया। इससे पहले थाईलैंड का नाम क्या होता था, सियाम होता था। तो देखिए थाईलैंड का प्राचीन नाम भी आपको यहाँ से सियाम हो गया। रोडेशिया को जिम्बाब्वे में बदल दिया गया। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था, रोडेशिया। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो ये छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है, तो निखत जरीन का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है। भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने 19 मई 2022 को इतिहास रच दिया। उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निखत ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से करारी शिकस्त दी। इतना वाले जरूरी नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि निखत जरीन का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से और ये भारतीय बॉक्सर है। ठीक है, तो कैसी लगी आप सब लोगों को आज की टेस्ट सीरीज, कमेंट में ज़रूर बताएं आप। और आगे भी एक टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। एक हफ्ते में 2 वीडियो या 3, अधिक से 3 वीडियो ही दे पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।